नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से अजीम सक्सेस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हमने आपको ब्रेक से पहले रोक दिया था, उसी के लिए हम माजरत चाहते हैं। जी आप बताइए, आप क्या रेल में आप क्या बता वो रहे थे? मैं मेरा एक लक्ष्य है कि जैसे ट्रेन जो यहाँ से चलती है, जैसे बिहार से कोई ट्रेन अहमदाबाद जा रही है जी तो पूरे ट्रेन को पेस्टिंग करके और हर कंपार्टमेंट जो उसका हो, जी बाहर से हर कंपार्टमेंट एक नए जो टूरिस्ट स्पॉट हमारे हैं उसको दर्शाता हो। कोई अगर बोध गया को दर्शा रहा है तो कोई राजगीर को दर्शा रहा है, कोई नालंदा को दर्शा रहा है, तो कोई मेरा इको टूरिज्म जो हमारा चल रहा है वाल्मीकि नगर में उसको दर्शा रहा है, कोई भागलपुर के मंदार पर्वत को दर्शा रहा है। तो इस तरह से सारे टूरिस्ट प्लेसेस को मैं उसको दर्शाना चाहता हूँ उसको। और वो ट्रेन जब पटना से अहमदाबाद तक जाए तो जितने प्लेटफॉर्म पर वो रुके, जहाँ जहाँ स्टेशन रुके, हर आदमी जब प्लेटफॉर्म पर आधा घंटे 10 मिनट ट्रेन खड़ी रहे तो वो देखे कि बिहार का टूरिज्म, बिहार में भी ये चीज़ है, बिहार में भी ये चीज़ है। और गुजरात में अहमदाबाद में बैठ करके वहाँ के लोग बिहार की चर्चा शुरू कर दें, समझे। मैं ये चाहता हूँ। एक चीज़ है। दूसरा एक मैं चाहता हूँ कि एक ट्रेन जो मेरा हावड़ा से जैसे दिल्ली जाता हो, हावड़ा से बॉम्बे जाता हो, या साउथ में 3-4 जो दिशाएं हैं उस दिशाएं में जो ट्रेन मैक्सिमम रूट को कवर करता हो। इसमें आपने काम आगे लाया है? नहीं, उसमें मैंने प्रपोजल अपना मंगा लिया है, काम भी आगे करा। और ये इंटरनेशनल बुद्ध कनक्लेव जो भी हमारा हो रहा है, इसके बाद मैं इस पे काम शुरू, पूजा के बाद इनफैक्ट मैं इस पे काम शुरू कर दूँगा। ये एक मेरा लक्ष्य है कि ये एक एडवर्टीजमेंट का एक अच्छा तरीका है, समझे। आप ये भी बांका से ताल्लुक़ रखते हैं जी। वहाँ मंदार पर्वत है, वहाँ पे आप बिहार सरकार को टूरिज्म को लेके कैसा रिस्पॉन्स? जी, मंदार एक्चुअली कि मंदार की ऐसी मान्यता है कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, समझे, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदार ही मंथनी के रूप में काम किया था और उससे नवरत्न निकले थे, विष निकला था, इस तरह। तो वो पर्वत एक्चुअली एक ही स्टोन का बना हुआ है, ग्रेनाइट स्टोन का, समझे। और उस पर्वत को बिहार सरकार ने घोषित भी कर रखा है पर्यटक स्थल, समझे। तो अभी वहाँ उस पहाड़ के नीचे एक पापरनी एक तालाब है, जिसमें ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के रोज़ जो उसमें स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है उन ज़माने में। तो उस पूरे पापरनी के पहाड़, मतलब वो तालाब को डेवलप करने के लिए मैंने अभी 2 रोज़ पहले मैंने उसे पास किया। उसका लाइटिंग, उसके साइलेजेस लगाना, उसमें ठहरने का इंतज़ाम करना, उसमें शेड लगाना, ये लगभग 5-5.5 करोड़ रुपये अभी मैंने उसमें दिया है। वो काम भी 10-15 रोज़ के अंदर शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से इनफैक्ट विक्रमशिला को भी हम देख रहे हैं, समझे। विक्रम, उसके बाद जो जैसे भागलपुर से हम लोग चलते हैं, अभी हमने एक स्कीम लाया है कि जैसे जो हमारे टूरिस्ट चलते हैं सड़कों पर, समझे, तो रोड साइड एनिमिटीज़ उसको कुछ नहीं मिलते। जैसे कहीं ठहरने का उसका इंतजाम हो, कहीं फैमिली के साथ जा रहा हो, उसको थोड़ा फ्रेश होना है, तो वैसी जगह हमारे कुछ बने हैं। लेकिन अभी फिर मैं विदिन 6 मंथ 25 जगह और मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। 25 तो अक्सर देखा जाता है, क्योंकि हमने हर जगह देखा है कि मान लीजिए आप टूरिस्ट आपके बाहर से आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो हम सुलभ शौचालय बोल लें या टॉयलेट का देख लें, तो कहीं कहीं पे काम हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्जा है लोगों का। तो उस तरीके का आपने सोचा? बड़े नहीं, इसमें मैंने हम जाते हैं, वहाँ हमें देखने को मिलता है कि अगर हमें फ्रेश होना है तो वहाँ हर जगह हर रोड पे वो इंतजाम होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में, पटना में नहीं, इनफैक्ट बात आपने सही कहा एक्चुअली कि जब हम इस तरह का टॉयलेट बना दें या फ्रेश रूम बना दें कहीं पर, उसको छोड़ देंगे तो नीचे उसका मेंटेनेंस नहीं हो सकेगा। हम लोग को वैसा चीज़ बनाकर किसी आदमी को चलाने के लिए दे देना चाहिए और तुम उसको चार्जेस रख देना चाहिए। भाई तुम 1 रुपये 2 रुपये लो अपने चार्जेस, उसको मेंटेन रखो, समझे। एक तो ये सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा मुझे। दूसरी बात क्या है कि अभी मैं एक ट्रेनर को बुला रहा हूँ जो ट्रेंड करे डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस के लोगों को, समझे। ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा, शिष्टाचार जो है वो हमारे अंदर थोड़ा कम है, तहजीब, समझे। हम दिल के बहुत साफ़ आदमी हैं। हम बिहारी जो होते हैं वो दिल के बहुत साफ़ होते हैं। मन में कोई अगर निगेटिव बात भी है तो किसी के मुंह पर कह देते हैं, समझे। लेकिन टूरिस्ट जो बाहर से हमारे आते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाता है। हमें वो कल्चर्ड होना चाहिए कि हमारा रिक्शा वाला भी अगर है, कोई टूरिस्ट के पास गया तो उसको बात करने का तरीका, होटल वाले हैं तो उसको बात करने का तरीका, टैक्सी वाले हैं वो कैसे उसको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ कि बिहार में हम आए तो वो अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा मैसेज जाए। जी। इसके लिए हम मैं एक वो क्या कहते हैं वर्कशॉप में चलाने के लिए जा रहा हूँ और वो भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे वो वर्कशॉप मेरा चलेगा जो ट्रेंड करेगा इस तरह के लोगों को। अदर स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे बसेस चलती है, क्योंकि उनका जो फेयर होता है वो बहुत कम होता है, मामूली फेयर्स होते हैं, और वो दर्शन कराते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे
दिल्ली में क्या है, अहमदाबाद में क्या है, पटना में इस तरह के काम क्यों नहीं शुरू नहीं, होना सही से आपने सही सुझाव दिया है। पहले कुछ बसेज हमारे चलते थे कहीं एक एक स्पॉट पर, लेकिन वो जो होता है कि वो दर्शन के जो स्थान है, समझे, जो देखने लायक चीज़ है, उसका एक मतलब पैकेज हो और मैं दिन भर लेके सुबह निकलूँ यहाँ से लेके और सबको घुमा के लेके आऊँ, वो चीज़ हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया है। वो हम लोग शुरू भी करने का प्रयास कर रहे हैं और ये है, लेकिन इसको हम लोग सेकेंडरी चीज़ रखें। पहले हम लोग उस जगह को डेवलप कर लें जहाँ हम उनको ले जाना चाहते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करें, समझे। तो उस पर भी हमारी मेरा जहन है कि मैं उस पर भी कुछ करूँगा। इससे पहले आप माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे जी। तो आज जो मुसलमानों की हालत है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, वहाँ देखा जाता है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, हम तो मैं बहुत बेबाक तरीके से कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान में आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आज भी हमारे अंदर हुनर है, आज भी हमारे अंदर मेहनत करने का ललक है। मैं मेहनत कर सकता हूँ, हुनर हमारे पास है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मेरे ईमान की कमी है। मैं हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, समझे। इलेक्शन आया तो कभी लोग मोदी का खौफ दिखाता है, इलेक्शन गया तो फलाने का खौफ दिखाता है, समझे। एक्चुअली इनफैक्ट क्या है कि हमें अपनी पॉलिसी पर अड़िग रहना चाहिए। जो आदमी मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँ तो निश्चित मेरा विकास होगा। आप, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जी को मैंने देखा। मैं तो आरजेडी में था, आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहने के बावजूद, जिसको लोग एनडीए कहते थे और वो मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का कुछ लोग नारा देते थे उसके पॉलिटिकली, समझे, वो आदमी बीजेपी के साथ रह करके भी मुसलमानों के लिए जो कदम उठाया उन्होंने, समझे, वो वाकई सराहनीय था। उसी से प्रभावित होकर हम लोग उनके साथ आए, समझे। चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी से किसी समस्या का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी के वार फुटिंग पे घेराबंदी करवाने का मामला हो, ये सारी चीज़ उन्होंने बीजेपी के साथ रह के किया, समझे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, समझे। और जब वो बीजेपी को छोड़ दिए सेकुलरिज्म के नाम पर, और एक ऐसा आदमी जो जिस पे एक धब्बा लगा हुआ था एक किसी कौम की तरफ से, समझे, गुजरात दंगे का, उसके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाया और बीजेपी को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे वक्त में हम मुसलमानों को ये चाहिए था कि आंख बंद करके नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाना, समझे। लेकिन हमने उस वक्त अपना जजमेंट अपना करना शुरू कर दिया, समझे। पान दुकान, चाय दुकान बैठ के, अरे मोदी आ जाएगा तो कैसे होगा, मोदी आ जाएगा कैसे होगा, ये करना है वो करना है। तो होता है कि मेरी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता, जो मेरे ऊपर जो लोगों का विश्वास है, वो कहीं ना कहीं घटता है लोगों का। जब लोग मेरे लिए करने तो मैं उसके लिए करूँगा, रिजल्ट क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है मुझे क्या करना है। आज बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया, सारे मुसलमान ममता बनर्जी को वोट दिए। वो तो नहीं देखे कि मोदी आ रहा है कि कौन आ रहा है, समझे। उसी तरह से बिहार के मुसलमानों को आंख बंद करके नीतीश कुमार के साथ आना चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? मैं जितने मुस्लिम गांव में घूम रहा हूँ और जिस तरह से मुसलमानों का रिस्पॉन्स नीतीश कुमार जी लिए हैं, समझे, चाहे उसके शैक्षणिक संस्थानें हों, चाहे उसके आने वाली पीढ़ी का भविष्य की बात हो, जिस तरह से उन्होंने देखा है, जो माइनॉरिटी टीचर्स के बारे में, तो हर गांव में इस बात का तो बहुत चर्चा है कि ठीक है, जो हो गया पार्लियामेंट में हो गया, हम लोगों से एक भूल हुई, लेकिन विधानसभा में हम लोग नीतीश छोड़ के किसी को नहीं देंगे, नीतीश को ही वोट देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार विधानसभा में 95% मुस्लिम वोट, अगर जो जितना कास्ट होगा वो नीतीश जी को मिलेगा। मदरसे का मॉडिफिकेशन के लिए बहुत से दानिशवर तबका जो है हमेशा हंगामा करते रहते हैं, मदरसे में कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बोलने वाली बात है, ये देखने को नहीं मिलता। भाई वो दानिश्वर तबका मुझे समझ में आता है, वो कौन दानिश्वर तबका है, समझे। वो दानिश्वर तबका कभी वहाँ बैठ के बोलते हैं, कभी इधर आके बैठते हैं, कभी इधर बैठ के बैठते हैं, कभी इधर आके बैठते हैं। भाई मेरे, आप सलाह क्यों दे रहे भाई? आप एक कंप्यूटर लगा सकते हो। जावेद इकबाल को बहुत फिक्र है मदरसे की, आप भाई एक कंप्यूटर खरीद के किसी मदरसे में लगाओ ना भाई, तुम चलने का प्रयास करो। तुम बैठ के भाषण क्या दे रहे हो? आज हम लोग के साथ क्या है, करना कम है, बोलना ज़्यादा है, और लोग हमको बुलवाता है सिर्फ, समझे। चाय दुकान, पान दुकान, ये स्कूल, वो मदरसे में जाके भाषण दे दिए चले आए। भाई अब मान लिया हमें लगता है कि हमारे मदरसे में कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए, तो हमको कहीं दुनिया जाने की जरूरत है। मेरे गांव में कोई मदरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे गांव के बगल में कोई मदरसा चल रहा है? मेरी हैसियत एक कंप्यूटर देने के लायक है कि नहीं? मैं एक कंप्यूटर वहाँ सेट कर दूँ। मेरे गांव में कोई बेकार लड़का जो BCA MCA किया हुआ है, उसको चलो भाई तुमको 500 रुपये महीना हम देंगे, तुम 1 घंटा के यहाँ सिखा दिया करो बच्चों कंप्यूटर। आप इतना तो करो, यही सफिशिएंट है। इतना ही अगर हर मुसलमान करने लगे तो मुसलमानों के मदरसे की हालत सुधर जाएगी। तो हम लोग हमेशा थोड़ी सी बात भी, सरकार क्या कर रहा है, सरकार को बैठी गाली दे रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ भाषण से इस काम देगा। इलेक्शन के वक्त में लंबी लंबी बात कर लेते हैं, टोपी पहन के बैठ के फोटो खिंचवा लिए, गाड़ी में आगे बैठ के घूम लिए, उसको वोट दो, करना कोई नहीं चाहता है। और हम चाहते हैं कुछ करो। तुम पूरे बिहार के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने गांव के बारे में सोचो ना भाई, अपने बारे में, अपने गांव और अपने बारे में सोचो भाई, मैंने अपने मुसलमानों को क्या दिया। मैं मुस्लिम हूँ, बीइंग ए मुस्लिम, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैंने मुसलमानों को क्या दिया। अगर हर मुसलमान इस देश का सिर्फ ये सोच ले,
कोई आदमी अगर एक आदमी को ठीक कर सकता है, वो एक आदमी को ठीक करे, जो 100 आदमी को ठीक करता है, 100 मुसलमान की हालत सुधर जाएगी। हम क्यों किसी के भरोसे रहेंगे? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? तालीम की कमी थी, माशाल्लाह आज मुसलमान बहुत तरक्की बहुत पढ़ रहा है, समझे। आज हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में अब ये मुसलमान बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम चलती रहती है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप चले, बहुत सारे बच्चों की हमेशा शिकायत सुनने को आता है। एज अ आप मिनिस्टर हैं, लेकिन ये आपका विभाग अलग है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि उसमें इतनी गड़बड़ियाँ क्यों होती हैं? स्कॉलरशिप के स्कीम चलते हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। नहीं ऐसे बड़ी जनरल बातें नहीं, होती है। देखिए गलतियाँ होती है, मानता मैं इस बात को मानता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग होता होगा। ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के साथ भी नहीं, जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनके साथ उनका भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो वहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। तो अब चूँकि हम माइनॉरिटी हैं, हम कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला हैं, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा कोई काम नहीं हो सका, तो हम मुसलमान इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। ये कमज़ोर आदमी का पहचान है। हम मुसलमान हैं, यार ये क्या करना है? ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी में हमारे कुछ हमको सरकार को जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत अच्छी बात है। कोई काम नहीं हो पाया तो उसमें मुसलमान की क्या बात आ जाती है भाई, समझे। आप मदरसा बोर्ड में चले जाइए, वहाँ तो चेयरमैन मुसलमान बैठे हुए हैं, मदरसे मुसलमान के चल रहे हैं, सर मदरसा के कमेटी मुसलमान की, फिर वहाँ क्यों डिफरेंसेस है भाई? वहाँ क्यों एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ाई लड़ रहा है, ईटा पत्थर उठा रहा है, समझे। लोग अपना मफाद देखते हैं, सब अपना मफाद देख रहा है, आप समझे। तो इसलिए ये